स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चले मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। एसके झा सर का जो साइंस का बुक है, साइंस का बुक हम यही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को दे दूँगा। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन का नियम क्या कहता है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का 3 नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले पहले नियम के बारे में हम जान लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर गति में है तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लग जाए। ठीक है, यानी जो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा और गतिमान है तो गतिमान रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल उस पर न लगे। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री कहाँ चला जाता है? आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो बॉडी आपका सीट पे बैठा हुआ, बस चल रहा है, अचानक ब्रेक लगने से आगे जाता है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से भी यात्री पीछे की तरफ, जो गाड़ी रुका है अगर ये अचानक चलेगा तो आप पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी न्यूटन का पहला नियम का ये है। अब मान लीजिए जैसे देखते हैं कि कोट वोट पे या कुछ दरी पे गंदा लग जाता है तो उसे हम झाड़ते हैं तो उसमें से जो धूल कण है वो गिर जाता है। ये भी आपका न्यूटन का पहला नियम से ही आता है। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम जरूरत का भी नियम है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसे मान लीजिए क्या होता है कि गिलास के ऊपर कोई पेपर रख दीजिए, चाहे कार्ड रख दीजिए, उस पर सिक्का रख के अचानक आप खींचिएगा ना तो सिक्का कहाँ गिरेगा? वो गिलास में गिर जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी आप देखे होंगे कि गाड़ी के शीशा पे पत्थर मारने से छेद हो जाता है। ठीक है, पूरा कांच नहीं टूटता है। तो ये भी क्या है? ये न्यूटन के पहला नियम का प्रतिपादन है, यानी पहला नियम है। दूसरा नियम की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, यानी जो बल जो है फोर्स का परिभाषा न्यूटन के पहला नियम से ही मिलता है। ठीक है, अब दूसरे नियम की हम बात करते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। ठीक है, परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। ठीक है, अब मान लीजिए यहीं से आपका क्या फॉर्मूला जनरेट होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में यही होता है F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ F का ऐसे मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है या न्यूटन है। ठीक है, यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत सारे ये हैं एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। बल सदिश राशि होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। बल लगा के किसी भी चीज़ को, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ आप फोर्स लगाएंगे तो ये आगे भी जा सकता है, ये आगे लगाएंगे तो आगे जाएगा, पीछे लगाएंगे तो पीछे जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस नियम से क्या मिलता है? इस नियम से भी हमें बल का सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? इस नियम से बल का हमें सूत्र मिलता है F बराबर m में, जबकि पहला नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीसरा नियम यही कहता है। तीसरा नियम कहता है कि आप जिस पे जितना बल लगाइएगा वो आपको उतना ही बल लगाएगा, यानी जितना क्रिया कीजिएगा उतना विपरीत प्रतिक्रिया होगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? मान लीजिए आप जैसे आप देखे होंगे कि बंदूक से गोली आप जैसे चलाइएगा तो बंदूक पीछे की ओर मूव करता है। ठीक है, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम से का उदाहरण है। ठीक है, अब मान लीजिए पानी में आप कूदते हैं। ठीक है, तो जैसे कूदिएगा ना तो आपको चोट भी लगता है। पानी में आप जैसे कूदिएगा तो अगर उल्टा सीधा, अगर आप सीधे कूद गए पूरा तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन उल्टा कूद गए तो आपको पानी में चोट लगेगा, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है,
अब देखिए, जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट आदमी को लग जाता है, तो वो भी न्यूटन का दूसरा। और इम्पोर्टेंट है रॉकेट का उड़ना। रॉकेट एक प्रेशर से उड़ाया जाता है, रॉकेट का उड़ना भी न्यूटन का तीसरा नियम को उदाहरण है। ठीक है, तो ये रॉकेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? तो पीछे के पहिए पे पश्चिम दिशा में स्थिर त्वरण से चलायमान है, तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा? पीछे की ओर होगा, यानी पश्चिम दिशा में होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? m द्रव्यमान की वस्तु a त्वरण से गतिशील है, तो बल क्या होगा? तो बल उस पर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F बराबर m में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? तो दो पिंडों के बीच बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो ये कौन सा नियम है? तो अभी हमने पढ़ा है कि न्यूटन का तीसरा नियम, आप जितना उस पर बल लगाइएगा उधर से क्रिया के बदले प्रतिक्रिया मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा तीसरा गति नियम सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो कारों के ब्रेकिंग पैड में किसका उपयोग किया जाता है? तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का इफेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है? तो ये कौन है? एक बल ही है जो भौतिक स्थिति को बदल सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ बल लगाएंगे, अगर आगे की तरफ करना है तो यहाँ आ जाएगा, अगर इधर बल लगाएंगे तो ये वस्तु यहाँ आ जाएगा। तो उसके भौतिक इकाई का क्या कहता है? एक समान गतिशील स्थिति को बदल सकता है, वो है बल। आप किसी पे भी सामान पे बल लगा के आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक उस पर कोई डैश ना लगे, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, यानी बाहरी बल अगर लगा दीजिएगा, कोई भी बल लगा दीजिएगा, वस्तु आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झूले पर बैठे लड़की की गति डैश होती है, क्या होती है? तो वो होती है आवर्ती गति होती है। झूले पे मान लीजिए यहाँ झूला लगा हुआ है, तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर इधर 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 इधर, एक ही गति होगा, इसको आवृत्ति गति कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है पूछा गया है। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, बल एक ही नहीं, अलग अलग पे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण यानी कि मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसे F बराबर m में, यानी कि बल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? तो ये कौन करता है? रॉकेट लॉन्च करना, बच के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं। नहीं, अभी हमने कहा है कि रॉकेट लॉन्च होना न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो ये भी न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है कि अगर आप इधर कूदते हैं तो नाव, अगर मान लीजिए ये नाव है,
आप नाव से इधर कूदिएगा तो नाव आपके पीछे की तरफ भागेगा। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है। तो रॉकेट लॉन्चिंग जो होता है ये भी न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी ना कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के तीसरे नियम पे होता है। देखिए जब रॉकेट लॉन्च करना होता है तो बहुत सारा प्रेशर दिया जाता है, जैसे प्रेशर इधर मूव करेगा ये ऊपर की ओर चला जाता है, तो ये न्यूटन के तीसरा नियम के उदाहरण है। अगला देखते हैं न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। तो 1687 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यही न्यूटन का तीसरा नियम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो किसके आधार पर किया जाता है, तो न्यूटन का पहला गति नियम के द्वारा। तो न्यूटन के पहला गति नियम, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है। 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन, तो हमसे क्या पूछा है 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो एम हमारा 70 किलो हो गया, एफ बराबर 50 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल लें तो एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है, तो ए बराबर एफ बटा एम ए हो जाएगा 70 बटा 50। ठीक है, तो 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, 50 किलोग्राम वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया होगा। तो 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम यानी कि 50 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। गति का दूसरा नियम जो है वो संवेग से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। तो देखिए कोई भी आदमी जब भागता है ना तो उस गति को मेंटेन करना चाहता है, वो गति में रहेगा तो अगर छलांग मारेगा तो वो जितना स्पीड की गति में रहेगा उस गति के हिसाब से ही आगे की तरफ मूव करेगा, तो गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है, ये जड़त्व के कारण नहीं हटता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उसे जड़त्व कहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो जड़त्व कहलाती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था, तो ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का ये उदाहरण है, तो ये न्यूटन के तीसरे गति का नियम है, तो गति का तृतीय नियम, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जड़त्व कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जहाँ वस्तु में है वो इनर्शिया जो होता है वो वही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, उसे क्या कहलाता है, उसे बल कहा जाता है। अगर बल लगाइएगा तभी कोई वस्तु, मान लीजिए इस पर बल लगाइएगा तो ये मूव करके इधर चला आएगा, तो धक्का देने या खींचना कहलाना वो बल कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक गिलास पर रखे गए काट को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो ये जड़त्व का नियम को व्याख्यायित करता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। तो ये किसके समान होता है? तो वस्तु के वजन के बराबर होगा बल, तो ही वो वस्तु उठ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो ये न्यूटन के तीसरे गति नियम में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो इस परिस्थिति का व्याख्या न्यूटन का प्रथम नियम करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। बिल्कुल है, अगर वो नाव तट की ओर चलता है तो आगे की तरफ बढ़ जाएगी, तो नाव तट से दूर चली जाएगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो कभी अकेले क्या नहीं होता है? तो बल कभी अकेले नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण यानी m इंटू ए होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? तो ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल डैश कहा जाता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो वो खिंचाव, मान लीजिए एक वस्तु है, आप इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, तो वो खिंचाव कहा जाता है। लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागे असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो वस्तु में गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, क्या बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, तो बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? तो ये जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो उस पर नकारात्मक बल काम करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो उसे सामान्य बल कहते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। खींचने का एक उदाहरण है, खींचने का क्या उदाहरण है? ध्वज फहराना, दरवाज़ा खोलना, लड़के को धक्का देना, पर्दा उठाना। तो खींचने का उदाहरण ध्वज खींच के फहराया जाता है। आप सभी देखे होंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को खींच के फहराया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बलों में क्या होता है? बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होता है? जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत
मान लीजिए ये एक काम है, अगर इस पे 10 न्यूटन से इधर भी खींच रहे हैं और 10 न्यूटन से इधर भी खींच रहे हैं, तो पड़ने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, तो घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दोनों सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। यही सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाता है, तो ये घर्षण के कारण रुक जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो ये क्या होता है, तो घर्षण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है, तो प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। यह गलत है। जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान है। ये भी गलत है। वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के समान बदल जाती है। ये गलत है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यहीं से F बराबर m में निकल के आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल डैश द्वारा कार्य करता है, तो घर्षण बल किसके द्वारा कार्य करता है, तो बल के दिशा के विपरीत काम करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये एक समान है, आप जब इधर खींचिएगा तो घर्षण बल इधर काम करता है, तो इधर अगर फोर्स लगाइएगा तो घर्षण बल इधर लगेगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप सभी देखे होंगे, मान लीजिए कोई भी आप सामान खींचते हैं ज़मीन पे, तो एक स्पार्क टाइप का वो चीज़ गर्म हो जाता है, तो वही है, ये तापीय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जाता है, तो ये किसके द्वारा समझा जाता है, तो संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो किसके, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण ये काम करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। ये क्या थी, वो मैकेनिकल होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है, तो ये बल के समानुपाती होता है, तो लागू बल के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये हमको बताना है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है, तो क्या गलत है। जब बस अचानक रुकेगी ना, जब जैसे ही बस अचानक रुकेगी, आदमी पीछे की तरफ थोड़ी जाएगा, आदमी आगे की तरफ जाएगा। यही गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध को प्रदान करता है। ये स्थिति और वेग के बीच संबंध करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि बल के प्रभाव को समझने में जो सहायक हो वही न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा। दो दिशाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो कोण होता है यही विपरीत दिशा में लगता है, तो ये कोण 180 डिग्री का होता है। तो
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।